वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। इससे पहले हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के 4 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बोथ कार्डिनल कंसेप्ट एंड ऑर्डिनल कंसेप्ट। देन वी कंप्लीट आवर theory of demand and last is price elasticity of demand. हम स्टार्ट करेंगे हमारा 4 चैप्टर हमने माइक्रो के कर लिए हैं, थोड़ा सा हम स्टेटिस्टिक्स का पोर्शन भी करेंगे अभी। तो स्टेटिस्टिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो स्टैटिस्टिक्स इंट्रोडक्शन के बारे में ही है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है ना। याद होगा स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में बिल्कुल जिस दिन आपा ने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर लगाया था इकोनॉमिक्स का, उस दिन हमने बातचीत की थी कि 11th में आपको 2 बुक्स है, वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अनदर इज स्टैटिस्टिक्स। 40 मार्क्स का एग्जाम आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में रहता है और 40 मार्क्स का एग्जाम आपको स्टैटिस्टिक्स में रहता है। दोनों की इंपॉर्टेंस 40 मार्क्स ही है। तो स्टैटिस्टिक्स है क्या, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? ये फर्स्ट चैप्टर रीड करके आपको ये समझ आ जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, क्या स्टैटिस्टिक्स में हम बातचीत करते हैं, क्या स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स का रिलेशन है, क्यों इकोनॉमिक्स में हमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ने को मिलती है। ये फर्स्ट चैप्टर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट। जसप्रीत कौर, स्विच ऑफ योर कैम बेटा। ये फर्स्ट चैप्टर रीड करके आपको ये सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी स्टार्ट करते, देखिए बेसिक पहले इकोनॉमिक्स में आपा ये पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स में जैसे डेफिनेशन किया था आपा कि इकोनॉमिक्स जो भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसे सॉर्ट आउट करने में हमारी मदद करती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जैसे कि कोई कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, पॉवर्टी है। तो भाई जब हम ये बात करेंगे कि हमारी कंट्री में पॉवर्टी है, भाई कितनी पॉवर्टी है, हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, भाई कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, भाई कितनी है ना। तो वो सारा ये जो आपका कितनी है, ये जो मैथमेटिकल फिगर्स हैं, सारा डाटा, क्या कहेंगे, सारा डाटा कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। तो ये सारी वो कितने वाली फिगर्स, ये डाटा, न्यूमेरिकल डाटा, मैथमेटिकल डाटा, ये सारा आपको कौन बताता है? दैट इज ओनली एंड ओनली स्टैटिस्टिक्स। मतलब अपा यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के बिना हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो कुछ हद तक अधूरी है। इकोनॉमिक्स सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, सॉर्ट आउट करने में मदद करती है, लेकिन वो सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उनमें से रिजल्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जब हमारे पास प्रॉपर डाटा अवेलेबल होगा। कि भाई जैसे मान लो किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स हमारे पास आए, एज अ टीचर है ना, मेरे से मिलने आए कि जी साडा जवाक पढ़ता नहीं है, साडा जवाक नलायक है। भाई नलायक है ना, मान लो अभी जैसे आप 11th में हुए हो, तो अभी अभी जैसे हमें आपके बारे में ज्यादा नहीं पता है, तो जी साडा जवाक तो नलायक है, जी साडा जवाक जवानी पढ़ता गा। अब ये बताओ मेरे को कैसे पता चलेगा कि जवाक पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, जवाक नलायक है कि इंटेलिजेंट है? तो मैं क्या पूछूंगा, जी इसके 10th में कितने मार्क्स आए हैं? तो 10th के जो पेपर नहीं हुए हैं तो प्री बोर्ड के बता दिए भाई। मतलब वो जब तक मेरे को कोई फिगर्स अवेलेबल नहीं होंगी मेरे पास, तब तक मेरे को ये नहीं पता चल सकता कि वो बच्चा इंटेलिजेंट है या वो बच्चा वीक है। वो फिगर्स, वो आपके मार्क्स, वो आपका रिजल्ट, वो मुझे कैलकुलेट करने में मदद करेगा, वो मुझे बताने में, वो मुझे सोचने पे मजबूर करेगा, हाँ इस बच्चे को इतना ज्यादा जरूरत है, इस बच्चे को इतना ज्यादा लेबर की जरूरत है। अदरवाइज इन सब बातों को अपने लिए कोई मायने नहीं रखता है। जी कंट्री में पॉवर्टी है, ठीक है, कंट्री में पॉवर्टी है, गरीबी है, भाई कितनी गरीबी है? 140 करोड़ की, 140 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है। 140 करोड़ में से अगर 5-4 लोग गरीब हैं होंगे, भाई क्या बड़ी बात है।
लेकिन अगर आप ये कहें कि 140 करोड़ में से लगभग 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि हमारे 2 वक्त का खाना भी उनको बड़ी मुश्किल से मिलता है, और 140 करोड़ में से 50 करोड़ ऐसे हैं जो कि जिनको 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है, और 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि 2 वक्त का खाना तो खा लेते हैं लेकिन वो अपनी सारी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर पाते। अब थोड़ा सा जाके जब ऐसे हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, ऐसे हमारे पास डाटा अवेलेबल होगा, तभी तभी हम कुछ कर पाएंगे ना। अभी गवर्नमेंट को जब भी कोई पॉलिसीज बनानी होती हैं, तो गवर्नमेंट जब पॉलिसीज बनाती है, मान लो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई हमने कंट्री के 80 करोड़ गरीब लोगों को खाना देना है, उनको अनाज देना है, तो ऐसे नहीं वो अनाज देती थी। पहले तो उसको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि एक्चुअल में कितने ऐसे लोग हैं कंट्री में जिनको की सरकार की जरूरत है, जो कि सरकार के ऊपर डिपेंडेंट हैं 2 वक्त के खाने के लिए। कितने ऐसे लोग हैं, कितनी ऐसी पुअर फैमिलीज हैं जो कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में नहीं पढ़ा सकती है। मतलब कितने परिवारों को जरूरत है कि सरकार उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करे। तो पूरा वो डाटा कलेक्ट किया जाता है, पूरा मार्केट से, कंट्री से इंफॉर्मेशन कलेक्शन किया जाता है। वो सारा डाटा कलेक्शन दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, तो वो जब तक वो कितनी नहीं मिलेगा, जब तक न्यूमेरिकली हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तब तक हमारे लिए वो इंफॉर्मेशन आधी अधूरी है। जैसे अगर आपने कभी देखा है ना, मान लो पीटीएम हुई है, पीटीएम का डे है, और आपके पेरेंट्स आपके साथ आए हैं और उन्होंने पूछा, जी प्रमोद जी हमारा बच्चा कैसे पढ़ता है? प्रमोद जी ने कहा जी अच्छा पढ़ता है। तो आपके पेरेंट्स क्या पूछेंगे, ये अच्छे का मतलब क्या है बताइए तो सही। अच्छा तो 60% वाला भी होता है और अच्छा 90% वाला भी होता है। अच्छे से मतलब क्या है, तब जाके मैं उनको बताऊंगा, तब जाके उनको, जब मैं उनको डाटा दूंगा कि भाई बाकी क्लास के बच्चों के ऐसे मार्क्स आए हैं जी, आपके लल्ला ने ये रंग लगाए हैं, तो वो उनको पता चलेगा यस कि हमारा बच्चा इस लेवल पे स्टैंड करता है, हमारा बच्चा इतना पढ़ता है। तो वो जो सारा अपा ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स की बात, मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, मैथमेटिकल डाटा की बात कर रहे हैं, तो ये सब क्या है हमारा, दैट इज नॉन एज स्टैटिस्टिक्स। माने अब आप ये बात मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, स्टैटिस्टिक्स में हम क्या बात करने वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स में हम बात करने वाले हैं हमारे पर मैथमेटिकल डाटा की, न्यूमेरिकल डाटा की। क्या बात करने वाले हैं, इंफॉर्मेशन की, डाटा की। कौन से इंफॉर्मेशन की, कौन से डाटा की? न्यूमेरिकल डाटा की, क्वांटिटेटिव डाटा। स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा की ही इंपॉर्टेंस है, मैथमेटिकल फिगर्स की ही इंपॉर्टेंस है। आप ये कह रहे हो हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, कोई वैल्यू नहीं है। जब आप ये कहोगे कि हमारी कंट्री की 80% पॉपुलेशन लिटरेट है, तो माना जाएगा कि ये किसका पार्ट है, स्टैटिस्टिकल का। वो मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन, उसकी इंपॉर्टेंस है। आगे आगे पढ़ते हैं और क्या है देखिए। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में रीड कर चुके हैं। इकोनॉमिक्स क्या है ना, हमारे पास रिसोर्सिस स्कार्स हैं, वांट्स मनी अनलिमिटेड है, और रिसोर्सिस के अल्टरनेटिव यूजेस हैं। ये सारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इसे सॉर्ट आउट करने में मदद हमारी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमें बताती है कैसे हम अपने स्कार्स रिसोर्सिस को, अपने ऑल्टरनेटिव, अपने जो डिफरेंट डिफरेंट हमारी वांट्स हैं, उनके ऊपर किस तरह से हम अपने रिसोर्सिस को लगाए, ताकि कंज्यूमर को क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर को क्या मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट्स, और गवर्नमेंट को क्या मिले, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। You know, the main motive of consumer is to get maximum satisfaction, the main motive of producer is to get maximum profits, and the main motive of the government is maximum social welfare. है ना। देखिए जैसे यहाँ पे अलादीन की एग्जाम्पल लिखी है, कहते हैं अलादीन के पास है ना, वो आप देखते होते हैं ना छोटे होते, शायद आपने भी देखा होगा, वो एक टीवी सीरियल आता था अलादीन वाला।
उसके पास एक वो चिराग होता था, है ना, वो मैजिक लैंप जिसे कहते हैं, वो उसे थोड़ा सा रब करता था, रगड़ता था, और उससे कोई भी विश जो है उसकी वो फुलफिल हो जाती थी। मुझे ये चाहिए, उसने रगड़ा और उसको रब किया और वो चीज उसके सामने हाजिर होगी। लेकिन एज अ रियल लाइफ, एज अ इन ह्यूमन लाइफ, हमारे पास ऐसा कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि आपने, है ना, सोचा, या आपके पास कोई ऐसा चिराग है, या आपके पास कोई ऐसा पेन है कि आपने पेन को रब किया, बाय गॉड आपका पेपर लिखा गया। आपने अपने ब्रेन को रब किया और आपको सारे का सारा याद हो गया। आपने, है ना, वो एक और सीरियल आता होता था शकला का बूम बूम, अगर किसी ने आपने देखा है तो उसमें एक झुमरू करके नाम का एक लड़का होता था। वो किताब के ऊपर ऐसे हेड रखता था, सिर रखता था, और सारा उसको बुक वो याद हो जाती थी। रियल लाइफ में हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है। हमारी हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, रिसोर्सिज हमारे पास कार्स हैं, और हमारे जो रिसोर्सिज हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस है। तो हमें चॉइस करनी पड़ती है। वी मस्ट बेटा चॉइस। क्यों चॉइस कर रहे हैं भाई? रिसोर्सिस, कार्स हैं, वांट्स बहुत सारी हैं, एक एक करके अपनी वांट्स को अपने फुलफिल करते चले जाए। ये जो फर्स्ट स्पेशली 2-3 पेजेस हैं, ये ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। ये देखिए, we need more about economic fact in term of numbers. Such economic factor are also known as, जो भी हमारी कोई फैक्ट है, कोई भी, है ना, वो हम चाहते हैं। हम गरीब हैं भाई, कितने गरीब हैं, कितने पैसों की जरूरत है जी, नलायक है बच्चा, कितने मार्क्स और चाहिए भाई, कितना और मेहनत करना पड़ेगा। बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बच्चे के मार्क्स तो बताइए कितने हैं। आपकी नजर में तो 60% वाला बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा, है ना। तो वो सब वो इंफॉर्मेशन, वो डाटा, वो फैक्ट्स of talking about these economic problem is to understand and explain these problems in term of various causes behind them. जब तक अपने पास कोई डाटा न्यूमेरिकली नहीं होगा, फिगर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगी, तब तक हम किसी सोल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते हैं, तब तक हम कुछ नहीं सोच सकते हैं कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि बच्चा सेकंड आया है क्लास में, वो कैसे फर्स्ट आएगा, तभी पता चलेगा ना। एक बच्चा सेकंड आया है, उसे इतना लेबर की जरूरत है, पता चला कि ये बच्चा 10th पोजीशन पे आया है, उसको फर्स्ट आने के लिए उतना ज्यादा लेबर की जरूरत है। जब तक कोई डाटा ही अवेलेबल नहीं होगा भाई, तब तक आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। और ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल दी हुई है, व्हेन वी एनालाइज द हार्डशिप बट वी ट्राई टू एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ various factors such as unemployment, job productivity of labor, backward technology, etc. We may therefore also try to find out those measures that help to solve an economic problem. In economics, such measures are known as policies. Economic problems होंगी, problems आएंगी, लेकिन उन problems के solution तभी find out कर पाएंगे जब हमारे पास proper numerical data, numerical figures available होंगी, और जो वो आपस सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, वो तरीके फाइंड आउट करेंगे जिसके थ्रू आप अपनी कंट्री से वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। वो सारे तरीके, तौर तरीके, वो सारी मेजर्स, उन मेजर्स को, तौर तरीकों को हम इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं? दीज तौर तरीके इज नोन एज पॉलिसीज। मतलब जो भी ये हमारी प्रॉब्लम्स होंगी, उनके जो सॉल्यूशंस आप फाइंड आउट करेंगे, उन सॉल्यूशंस को पॉलिसीज। जैसे है ना कि भाई सरकार ये चाह रही है कि हमारी कंट्री में से पॉवर्टी दूर हो जाए। तो पॉवर्टी कैसे दूर होगी? सरकार क्या कहती है कि भाई आप पुअर पीपल्स हो जो, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की बजाय ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, आपके पैसा बच जाएगा। आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की बजाय गवर्नमेंट स्कूल में पढ़िए, आपका पैसा बच जाएगा। है ना, हम आपको सब्सिडी वाला सिलेंडर दे रहे हैं, हम आपको सब्सिडी वाली बिजली दे रहे हैं, इससे आपकी बचत होगी और आपको फायदा होगा, आपका पैसा कम खर्च होगा, और आपका जो पैसा कम खर्च होगा उससे आप अपनी और नेसेसिटीज को पूरा कर सकते हो, उससे आप अपना थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इंप्रूव कर सकते हो। मतलब कंट्री से पॉवर्टी है जो वो धीरे धीरे करके कम हो सकती है। तो पॉलिसीज तभी बनेंगी जब हमें पता होगा कि हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी कंट्री में प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, वो किस हद तक आई हुई हैं।
आगे देखिए, रीजन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो स्टैटिस्टिक्स टर्म है, ये वर्ड लिया गया है लैटिन वर्ड से स्टेटस, जिसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। जर्मन लोग हैं इसे स्टैटिस्टिक इस नाम से डिफाइन करते हैं। और स्टैटिस्टिक्स का जो फर्स्ट यूजेज है वो किसने किया था? जर्मन के साइंटिस्ट गॉटफ्राइड। ये कई बार 1 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं कि सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स का यूज किसने किया था, तो किसने किया था? जर्मन साइंटिस्ट थे। कौन थे? गॉटफ्राइड एक्नवल। कब किया था? इन 1749। इन्हें अपन फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। पहला क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स का फादर कौन था? गॉटफ्राइड एक्नवल। या सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स टर्म किसने यूज की? गॉटफ्राइड एक्नवल। कहाँ के थे? जर्मन के थे। कब यूज किया? 1749 में। और कुछ हमारे और अच्छे खासे साइंटिस्ट हुए हैं, स्टैटिस्टिशियंस हुए हैं, जैसे है ना साइंस के जो रिसर्चर होते हैं उन्हें साइंस के जो रिसर्चर्स होते हैं उन्हें साइंटिस्ट कह देते हैं, है ना। इकोनॉमिस्ट कह देते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के स्टैटिस्टिशियंस तो कुछ हुए हैं, जैसे कि ब्ले, एडवर्थ, कार्ल पियर्सन, फिशर। ये भी कुछ अच्छे लोग थे जिन्होंने की स्टैटिस्टिक्स को डेवलप करने में काफी ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है? स्टैटिस्टिक्स अगर देखिए एक नॉर्मल पर्सन के हिसाब से आप बात करेंगे, किसी से भी आप पूछेंगे व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, तो अगला क्या कहेगा? जिसे थोड़ी बहुत नॉलेज है, आम आदमी, लेमैन किसे कहते हैं? आम आदमी को। कि स्टैटिस्टिक्स क्या है? डाटा। स्टैटिस्टिक्स क्या है? फिगर्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है? फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। लेकिन नूरप्रीत जी कैमरा ऑफ कीजिए। लेकिन स्टैटिस्टिक्स को एक्चुअली अब 2 वेज है हमारे पास, 2 सेंसेस, सेंस है, दो तरीके की डेफिनेशन है जिसमें कि आप स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। वन इज सिंगुलर एंड अनदर इज प्लूरल। देखिए यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल कोई वो अपना इंग्लिश वाला सिंगुलर प्लूरल नहीं है। बस एक स्टैटिस्टिक्स को 2 हिसाब से डिफाइन किया गया है, एक सिंगुलर सेंस में और दूसरा प्लूरल सेंस। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स को कैसे डिफाइन किया गया है? स्टैटिस्टिक्स की एक्चुअली स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस के हिसाब से सिंगुलर सेंस में आप डिफाइन करते हैं। जैसे सबसे पहली स्टेज है कलेक्शन ऑफ डाटा। सबसे पहले आप क्या करते हैं? डाटा को कलेक्ट करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करते हैं। उसको कलेक्ट करने के बाद उस डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसको जैसे डाटा कलेक्ट कर लिया, कोई ह्यूमन का डाटा कलेक्ट किया है तो उसको ऑर्गेनाइज करने का मतलब मेल्स का अलग से डाटा लिख लिया, फीमेल्स का अलग से लिख लिया, रूरल एरियाज के मेल्स को अलग डिफाइन कर लिया, अर्बन एरियाज को अलग, ऐसे ही फीमेल्स को अलग अलग डिवाइड कर लिया, फिर आगे डिवाइडेशन कर ली, मैरिड अनमैरिड, मैरिड अनमैरिड, है ना। इस तरीके से उसको अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज कर लिया। फिर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब भी जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है उसको, उस डाटा को प्रॉपर टेबल्स में, उस डाटा को प्रॉपर डायग्राम्स के थ्रू, टेबल्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू उसको प्रेजेंट करना। और फोर्थ है एनालिसिस। एनालिसिस मतलब क्या है? कि कोई फॉर्मूलाज लगा के, है ना। जैसे मान लो मैंने आपकी पूरी क्लास का डाटा कलेक्ट कर लिया, ये बच्चा इसके इन सब्जेक्ट में इतने नंबर है, इन सब्जेक्ट में इतने नंबर है, इन सब्जेक्ट में इतने नंबर है। फिर उसके बाद सभी के कार्ड्स भर दिए, वो प्रेजेंटेशन आ गई, है ना। उसके बाद एनालिसिस का मतलब क्या है? कि फॉर्मूलाज लगा के सभी की एवरेजेस निकाल ली। इस बच्चे के इतने परसेंट है, इस बच्चे के इतने परसेंट है, इस बच्चे के इतने परसेंट है, वो एनालिसिस हो गया। और लास्ट में इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? फाइनल रिजल्ट्स तक पहुंचना, कि ये बच्चा क्लास में फर्स्ट आया है, सभी का कंपैरिजन करके ये पता चला कि ये बच्चा फर्स्ट आया है, सेकंड नंबर पे ये 2 बच्चे हैं, थर्ड नंबर पे ये 3 बच्चे हैं और फोर्थ नंबर पे ये 4 बच्चे हैं। द लास्ट इज इंटरप्रिटेशन। सो दीज आर 5 stages of statistical study. First is collection of data, second is organization of data, third is presentation of data, fourth is analysis of data, and fifth one is इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो जब आप स्टेटिस्टिक्स को इन 5 वे से डिफाइन करते हैं
उनके है ना स्टेजेस के हिसाब से, तो हम स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। सिंगुलर सेंस के अकॉर्डिंग फिर से समझ लीजिए, स्टैटिस्टिक्स क्या है? डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, फिर प्रेजेंटेशन, देन एनालिसिस एंड लास्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। आज आप यहीं तक रिवाइज करोगे, 3-4 पेजेस हो गए हैं, वो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन भी रिवाइज करना है जो फर्स्ट पेज पे है। कोरिलेशन क्या ਹੁੰਦਾ है, ये अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे बेटा। जैसे आप देखिए, जैसे आपके वर्ड्स थे मीन, मीडियन, मोड, है ना, शायद 9th या 10th के मैथ में आप करके आए होगे। उसी तरह से जैसे मीन, मीडियन, मोड निकालते हैं अपन, उसी तरह से ये भी न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं हमारे, डिस्पर्जन और कोरिलेशन, जिनकी मदद से अपन अपनी स्टैटिस्टिकल जो इंक्वायरीज हैं वो कैलकुलेट करते हैं। जैसे मीन में आप एवरेज निकाल लेते हैं, मीडियन हमें एक मिड वैल्यू बता देता है ना, मोड जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारा मोड होता है। इसी हिसाब से डिस्पर्जन और कोरिलेशन है। जैसे कोरिलेशन का अगर आपको बताऊं, आप थ्योरी ऑफ डिमांड में किया है ना कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, तो ऐसे रिलेशनशिप वो कितना वो आपस में कोरिलेटेड है, वो कोरिलेशन की मदद से पता चलता है। तो ये आगे हमारे लास्ट चैप्टर्स हैं, न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं, इंडेक्स नंबर भी है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, मीन डेविएशन भी है, क्वार्टाइल भी है, डिसाइल भी है, परसेंटाइल भी है। तो ये सारा हम अपने न्यूमेरिकल पोर्शन में कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा पहले आपको थ्योरिक पोर्शन आना चाहिए, देन उसके बाद ये न्यूमेरिकल पोर्शन भी करेंगे। क्लास में करेंगे, यहाँ तक आप कल तक इसको अच्छे से रिवाइज करके रखना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।